16 नवंबर 1991। हर दिन की तरह मुंबई शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डूबा हुआ था। लोकल ट्रेनों की भीड़, सड़कों पर हॉर्न की आवाजें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में काम करने वालों की हलचल, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में उस दोपहर कुछ ऐसा होने वाला था जो मुंबई के क्राइम वर्ल्ड के लिए इतिहास बनने वाला था। उस दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने सबसे खतरनाक फेज से गुजर रहा था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा हर गली, हर धंधे तक फैला हुआ था। लेकिन इसी अंडरवर्ल्ड में कुछ ऐसे नाम उभर रहे थे जो न दाऊद से डरते थे और न पुलिस से डरते थे। इन्हीं नामों में एक नाम माया डोलस और दूसरा नाम दिलीप बुवा का था। ये वो गैंगस्टर थे जिन्होंने प्रोटेक्शन रैकेट, एक्सटॉर्शन और दिन दहाड़े हत्याएं करके पूरे सिस्टम को खुली चुनौती दे रखी थी। ऐसे में मुंबई में खुलेआम गोलीबारी और आम लोगों में फैलता डर मुंबई पुलिस के लिए इज्जत का सवाल बन चुका था। इसी बीच 16 नवंबर 1991 की सुबह मुंबई पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को खबर मिलती है कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 5 में माया डोलस और दिलीप बुवा अपने साथियों के साथ छिपे हुए हैं। इसके बाद एसीपी ए खान के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंचती है और स्वाति बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया जाता है। पुलिस लाउड स्पीकर से उन्हें सरेंडर करने को कहती है, लेकिन गैंगस्टर्स गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग करने लगती है। इससे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की शांत दोपहर कुछ ही सेकंड में युद्ध के मैदान में बदल जाती है। रेजिडेंट्स अपने घरों में दुबक जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगता है। ये शूट आउट 4 घंटे लंबा खिंच जाता है और पुलिस की तरफ से 450 राउंड फायर किए जाते हैं, जिसमें माया डोलस और दिलीप बुवा समेत सभी 7 गैंगस्टर्स मारे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शूट आउट के लिए पुलिस को शाबाशी नहीं बल्कि बदनामी और सवालों का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर उंगलियां उठने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को इसकी जांच के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवानी पड़ी। बाद में शूट आउट पर एक फिल्म बनी और वो भी विवादों में घिर गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दिन उस बिल्डिंग में इन कुख्यात गैंगस्टर्स के साथ एक पुलिस वाला भी था और वो भी शूट आउट में मारा गया था। तो आइए जानते हैं शूट आउट एट लोखंडवाला की पूरी कहानी, कैसे मुंबई का एक आम रिहायशी इलाका उस दिन जंग का मैदान बन गया। उस शूट आउट को लेकर पुलिस पर कौन कौन से आरोप लगे और आखिर उस दौर में माया डोलस और दिलीप बुवा इतने चर्चित क्यों थे कि पुलिस को इतना बड़ा एनकाउंटर करना पड़ा। इस कहानी का सबसे अहम किरदार माया डोलस था। माया डोलस का असली नाम महेंद्र डोलस था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1966 को मुंबई के सैन कोलीवाड़ा की चॉल्स में एक गरीब परिवार में हुआ था। माया डोलस के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करे और इज्जत की जिंदगी जिए, इसलिए 10th के बाद माया डोलस ITI करने लग गया। हालांकि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दौर था और क्राइम आम बात थी। माया डोलस जिन इलाकों में बड़ा हो रहा था, इस इलाके के चौल में कई बड़े गैंगस्टर्स पुलिस से बचने के लिए छिपते थे। इसी वजह से माया डोलस बचपन से ही इन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स को देखता आ रहा था और उसे क्रिमिनल वर्ल्ड काफी फैसिनेटिंग लगता था। ऐसे में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी, वो क्राइम की तरफ बढ़ता चला गया। साल 1982 में ITI कोर्स पूरा करने के बाद उसने आगे पढ़ाई नहीं की और लोकल गुंडों के साथ मिलकर छोटे मोटे क्राइम्स करने लगा। इसी बीच जब वो सिर्फ 16 साल का था, तभी उसके बेखौफ अंदाज को देखते हुए उसे अशोक जोशी की गैंग ने अपने साथ जोड़ लिया। अशोक जोशी की गैंग का उस दौर में कंजूर मार्ग से लेकर विक्रोली तक दबदबा था। इसी गैंग में काम करते हुए माया डोलस पहली बार अच्छे से क्राइम की बारीकियों से वाकिफ हुआ। आगे चलकर उसने अशोक जोशी के लिए कई एक्सटॉर्शन रैकेट्स चलाए, जहां वो बिजनेसमैन, बिल्डर और दूसरे अमीर लोगों को कॉल पर धमकाकर हफ्ता वसूलता था। अशोक जोशी की गैंग की उस समय बायकला कंपनी नाम की गैंग से अच्छी दोस्ती थी, जिसके रमा नायक और बाबू रेशम लीडर थे। बायकला गैंग की उस समय मुंबई के कई इलाकों में तूती बोलती थी और उसके लिए अरुण गवली, सदा पावले, किरण वलावालकर, चंद्रशेखर मिराशी और अशोक चौधरी जैसे गैंगस्टर्स काम करते थे। इसी गैंग में दिलीप बुवा नाम का एक शार्प शूटर भी था, जो अपने शूटिंग स्किल्स के लिए काफी मशहूर था। दिलीप बुवा उन चुनिंदा शार्प शूटर्स में से एक था जिसे AK-47 राइफल चलाने में महारत हासिल थी, जो उस समय बेहद रेयर थी। वो बहुत ही शांत लेकिन खूंखार किस्म का गैंगस्टर था। उसने एक बस स्टैंड पर खड़ी 2 लड़कियों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसे लगा कि वो उस पर हंस रही है।
चूंकि अशोक जोशी गैंग और बायकला कंपनी की अच्छी दोस्ती थी और दोनों गैंग्स अक्सर कई क्राइम्स मिलकर ऑर्गेनाइज करते थे, इसलिए दोनों गैंग्स में काम करने वाले लोगों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। ऐसे में माया डोलस और दिलीप बुवा की भी मुलाकात हुई और जल्दी ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। अगले 4-5 सालों तक ये दोनों लोग इन गैंग्स के लिए काम करते रहे, लेकिन इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 1987 में जेकब सर्किल पुलिस स्टेशन में बंद बायकला कंपनी के फाउंडिंग मेंबर बाबू रेशम की कुछ कैदियों ने हत्या कर दी। उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप ढोलकिया ब्रदर्स पर लगा, इसलिए बायकला कंपनी ने ढोलकिया ब्रदर्स को मौत की नींद सुलाने की जिम्मेदारी अपने सबसे अच्छे शूटर दिलीप बुवा को दे दी। इसके कुछ ही दिन बाद दिलीप बुवा ने महेश ढोलकिया और अरविंद ढोलकिया दोनों को मार डाला और यहीं से दिलीप बुवा का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी जोर शोर से लिया जाने लगा। उस समय तक डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी बड़ा नाम बन चुका था। उसकी हसरत मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अकेले राज करने की थी, इसलिए वो दूसरे गैंग्स को खत्म करने के लिए डायरेक्टली भिड़ने के साथ साथ उनकी मुंबई पुलिस से मुखबिरी भी किया करता था। ऐसे में क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर डी कंपनी और बायकला कंपनी में अक्सर टक्कर होती रहती थी। कहा जाता है कि डी कंपनी की मुखबिरी के चलते मुंबई पुलिस ने बायकला कंपनी के दूसरे फाउंडिंग मेंबर रमा नायक का भी एनकाउंटर कर दिया था। यहीं से दोनों गैंग के बीच गैंग वॉर की शुरुआत हो गई। बदले की आग में अशोक जोशी और अरुण गवली ने दाऊद के फाइनेंशियल एडवाइजर सतीश राजे को बीच सड़क पर कार में ही गोलियों से भुनवा डाला, लेकिन यह बदला अशोक जोशी और अरुण गवली को बहुत भारी पड़ा। दाऊद के इशारे पर उसके राइट हैंड छोटा राजन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अशोक जोशी की गाड़ी पर करीब 180 राउंड की अंधाधुंध फायरिंग कर अशोक जोशी समेत उसके 3 दोस्तों को मार डाला। इसके बाद दाऊद ने अरुण गवली के बड़े भाई किशोर गवली की भी हत्या करवा दी। इस तरह बायकला कंपनी और अशोक जोशी गैंग काफी कमजोर हो चुकी थी और अब इनको संभालने की जिम्मेदारी अकेले अरुण गवली पर आ गई थी। बायकला कंपनी और अशोक जोशी गैंग को कमजोर पड़ता देख माया डोलस और दिलीप बुवा छोटा राजन के कांटेक्ट में आ गए और उसके कहने पर उन दोनों ने डी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। माया डोलस और दिलीप बुवा में भले ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों का किरदार एक दूसरे से काफी अलग था। जहां माया अग्रेसिव था और हर वक्त गालियां बकता रहता था, वहीं दिलीप बुवा का बेहद शांत स्वभाव था। एक तरफ जहां माया डोलस को पावर की भूख थी और पावर का शो ऑफ करना बहुत पसंद था, तो वहीं दूसरी ओर दिलीप बुवा साइलेंट एक्शन में भरोसा करता था और काम को खत्म कर चुपचाप अपना हिस्सा लेकर आगे बढ़ जाता था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, यानी एक आग था तो दूसरा पानी। दोनों के इसी अंदाज ने छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम को उनकी ओर अट्रैक्ट किया था। डी कंपनी में शामिल होने के बाद जहां माया डोलस को लोगों को डरा धमकाकर फिरौती वसूलने का काम मिला, तो वहीं दिलीप बुवा को फिरौती न देने वालों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी मिली और यहीं से माया डोलस और दिलीप बुवा के और ज्यादा कुख्यात बनने की शुरुआत हुई। दाऊद ने माया डोलस और दिलीप बुवा को डी कंपनी में इसलिए भी शामिल किया था क्योंकि वह अरुण गवली और अशोक जोशी के सभी करीबियों का जल्द से जल्द सफाया करना चाहता था। चूंकि माया डोलस और दिलीप बुवा लंबे वक्त तक दोनों के साथ जुड़े रहे थे, इसलिए इस काम के लिए दाऊद के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। ऐसे में डी कंपनी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही माया डोलस और दिलीप बुवा ने अरुण गवली और अशोक जोशी के करीबियों की रेकी करना शुरू कर दी। उन्हें खबर मिली कि अशोक जोशी गैंग के कुछ लोग 17 सितंबर 1989 को कंजूर मार्ग में होने वाले गणपति सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में माया डोलस, दिलीप बुवा और उनके कुछ साथी तय तारीख पर AK-47 राइफल से लैस होकर उस लोकेशन पर पहुंच गए और छिपकर बेसब्री से अपने टारगेट का इंतजार करने लगे। वहां बड़ी संख्या में आम लोग, बच्चे और महिलाएं थी। पूजा चल रही थी, लोग डांस कर रहे थे और माहौल काफी खुशनुमा था। आमतौर पर इतने भीड़ भाड़ वाले माहौल को देखकर कोई भी हिटमैन पीछे हट जाता, क्योंकि गोलीबारी में दूर से लोगों की भी जान का खतरा था और भीड़ में मौजूद लोग हिटमैन के खिलाफ पुलिस में बयान भी दे सकते थे। लेकिन माया डोलस सन की किस्म का गैंगस्टर था। अगर उसे एक बार कुछ कह दिया जाता तो फिर चाहे कोई भी सिचुएशन होती, वो अपना काम पूरा करके ही लौटता था और यही बात उसे दूसरे गैंगस्टर से अलग बनाती थी। कुछ देर बाद माया डोलस की नजर इस सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे अरुण गवली गैंग के 3 लोगों पर गई। उन्हें देखते ही उसने एक एक करके तीनों को नाम से बुलाया और उनके पीछे देखते ही उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे तीनों लोग वहीं मारे गए। लेकिन इस खौफनाक शूटआउट में 5 बेगुनाह लोगों की भी जान चली गई थी। इस गोलीबारी के बाद माया डोलस और दिलीप बुवा का नाम मुंबई में खौफ पैदा करने लगा। अंडरवर्ल्ड में उनका रुतबा बढ़ गया और बाकी गैंगस्टर्स माया डोलस को इज्जत से माया भाई कहने लगे। माया डोलस
डोलस एक्टर संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था और 1987 में आई संजय दत्त की फिल्म ईमानदार का गाना और इस दिल में क्या रखा है उसे बेहद पसंद था। वो इस गाने को लूप पर लगाकर बार बार सुना करता था। एक बार वो अपने दो दोस्तों के साथ एक डांस बार पहुंचा जहां लोग नाचने और गाने में मशगूल थे। अचानक माया डोलस गंदी गंदी गालियां बकने लगा और वेटर को बंदूक की नोक पर लेकर उससे गाना बदलकर और इस दिल में क्या रखा है चलाने को कहने लगा। उसने वहां ये गाना लूप पर 7 से 8 बार चलवाया था और उसकी दादागिरी को देखकर वहां मौजूद लोग सहम गए थे। माया डोलस का बोलने का अंदाज इतना इंटिमिडेटिंग था कि उसकी आवाज सुनकर लोग कांप जाते थे। ऊपर से आका के ऑर्डर मिलने के बाद किसी भी सिचुएशन में काम करने की उसकी आदत ने उसे एक्सटॉर्शन कॉल्स के लिए उस दौर का सबसे खूंखार आदमी बना दिया था। जब बिजनेसमैन उसे पैसे देने से इनकार करते तो माया डोलस सीधे उनके ऑफिस में घुस जाता और डराने के लिए उनके ऑफिस में लगे शीशों और फर्नीचर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता। वो डर से कांप उठते और तुरंत उसे पैसा निकाल कर दे देते। कुछ दिन बाद दाऊद इब्राहिम खुद उसे टारगेट्स लिस्ट देने लगा और माया डोलस दिलीप बुआ के साथ मिलकर उन्हें एक एक कर निपटाता चला गया। इस तरह दोनों के नाम की मुंबई में इतनी दहशत फैल गई कि किसी में भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं बची। उस दौर में मुंबई में बिस्सी रैकेट का जबरदस्त चलन था। हर महीने लोग बराबर अमाउंट जमा करते और आखिर में लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकलता उसे पूरी रकम मिल जाती। जीतने वाला इंसान कुछ महीनों तक दोबारा ड्रॉ में शामिल नहीं हो सकता था, मगर इसके बावजूद उसे हर महीने पैसे जमा करने पड़ते थे ताकि पूल बना रहे। लेकिन कई लोग पैसा मिलते ही फरार हो जाते थे और अगली किस्त देना बंद कर देते थे। कई बार ये अमाउंट लाखों करोड़ों में होता था और ऐसे में बड़े बिस्सी रैकेट ऑपरेटर्स वसूली और झगड़े सुलझाने के लिए डी कंपनी से मदद लेने लगे। इलाके में माया डोलस का खौफ था, इसलिए दाऊद ने उसे ही ये काम सौंप दिया और बदले में ऑपरेटर्स डी कंपनी को पैसा देने लगे। शुरुआत में माया डोलस ने काम स्मूथली किया, लेकिन जल्द ही उसने खेल पलट दिया। उसने फरार लोगों से ही मोटी रकम लेकर उन्हें प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया। इससे कई बिस्सी कोलैप्स हो गए और लोगों को भारी लॉस हुआ। दाऊद ने माया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दाऊद की बात भी अनसुनी कर दी। यही से दाऊद और माया डोलस के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए और यही टकराव आगे चलकर माया डोलस और उसके साथियों के लिए जानलेवा साबित होने वाला था। इस दौरान माया डोलस कई बार दाऊद के ऑर्डर के खिलाफ गया और उसने खुद की मर्जी से कई डील्स की। मामला तब और बिगड़ने लगा जब दाऊद पहले खुद माया डोलस और दिलीप बुआ को कोई डील देता, जिसके बाद वो लोग टारगेटेड पर्सन को लगातार कॉल्स करके धमकाते, लेकिन जब पैसे वसूलने की बारी आती तो दाऊद डील कैंसिल कर देता। ऐसे ही एक बार जब माया डोलस ने महीने भर तक एक पंजाबी बिल्डर को कॉल कर धमकियां देकर उसे एक्सटॉर्शन मांगी तो बिल्डर ने सीधे दाऊद से डायरेक्ट डील कर ली। इसके बाद दाऊद ने माया डोलस को उस बिल्डर को परेशान ना करने का ऑर्डर दिया और मजबूरन माया डोलस और उसके गुंडों को पीछे हटना पड़ा। ऐसा जब कई बार हुआ तो माया डोलस ने सोच लिया कि अब वो दाऊद इब्राहिम से सीधा पंगा लेगा। जल्दी ही वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे दाऊद को एक बड़ा लॉस होने वाला था। कुछ दिन बाद दाऊद इब्राहिम के गोल्ड कंसाइनमेंट्स मुंबई पोर्ट पर आए। चूंकि अब भी माया डोलस और दिलीप बुआ का काफी खौफ था, इसलिए उन्हीं दोनों को उसने इन कंसाइनमेंट्स की हैंडलिंग की जिम्मेदारी दी। यहीं पर माया डोलस ने दाऊद के साथ सबसे बड़ा धोखा किया और वो 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का एक गोल्ड कंसाइनमेंट लेकर फरार हो गया। दाऊद इब्राहिम को इस गद्दारी ने अंदर तक झकझोर दिया। दाऊद को डर था कि अगर ये बात सामने आ गई कि उसके गोल्ड कंसाइनमेंट को माया डोलस और दिलीप बुआ ने गायब कर दिया है तो उसके रेपुटेशन को भारी ठेस पहुंचेगी, इसलिए उसने दोनों को ठिकाने लगाने की ठान ली। माया डोलस और दिलीप बुआ ने इस गोल्ड का इस्तेमाल भारी मात्रा में हथियार खरीदने और खुद की गैंग को मजबूत करने में किया और दाऊद से नाता तोड़ लिया। धीरे धीरे लोग अपने पर्सनल मैटर्स को सुलझाने के लिए उन दोनों के पास आने लगे। इस दौरान माया डोलस और दिलीप बुआ की लाइफस्टाइल भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों ने मिलकर व्हाइट मारुति एस्टीम कार खरीद ली थी और दोनों उसी में बैठकर वसूली करने जाया करते थे। इस तरह पावर की चाह में दोनों ने एक तरफ दाऊद को अपना दुश्मन बना लिया था तो दूसरी ओर कई मामलों में वांटेड होने के कारण पुलिस भी दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही माया डोलस पुलिस की पकड़ में आ गया और अगस्त 1991 में उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो पुलिस वाले माया डोलस को पेशी के लिए मजगांव कोर्ट ले जा रहे थे तो कोर्ट के पास ही उसने एक पुलिस वाले की आंखों में अपनी जेब से मिर्ची पाउडर निकालकर झोंक दी और दूसरे पुलिस वाले पर ब्लेड से हमला करके फरार हो गया। इस घटना से मुंबई पुलिस की रेपुटेशन को गहरा धक्का लगा और
और सवाल उठने लगे कि आखिर जेल में माया डोलस तक मिर्ची पाउडर और ब्लेड कैसे पहुंचे। इसके बाद से ही माया डोलस और उसके साथी गुंडे मुंबई पुलिस के पैरों का कांटा बन चुके थे और पुलिस जल्द से जल्द उन्हें निकाल फेंकना चाहती थी। तब तक मुंबई पुलिस गैंगस्टर्स का एनकाउंटर करने लगी थी और मन्या सुरवे समेत कई गैंगस्टर्स पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड में पुलिस एनकाउंटर का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दाऊद तक ने इंडिया छोड़ दिया था। उस समय तक मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ए खान के नेतृत्व में एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS बनाई जा चुकी थी। यह इंडिया में पहली ATS थी और ए खान के ऊपर माया डोलस और उसके साथियों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी थी। अगले 2 महीनों तक ATS माया डोलस और उसके साथियों के बारे में हर पॉसिबल जानकारी जुटाने में लगी रही और उनके हर छिपने की जगह को खंगालने लगी। ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क एक्टिवेट किया गया क्योंकि माया डोलस और उसके साथियों के डर से ज्यादातर लोग उसके खिलाफ मुंह खोलने से कतराते थे। ATS कई बार माया और उसके साथियों को पकड़ने के काफी करीब पहुंची, लेकिन वो लोग आखिरी पल में भाग निकलते। लेकिन नवंबर 1991 में मुंबई ATS कुछ ऐसा करने वाली थी जो मुंबई पुलिस के इतिहास का एक बड़ा कारनामा होने वाला था। 16 नवंबर 1991 की सुबह का वक्त था और बांद्रा वेस्ट के पुलिस ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर ए खान काफी उदास मन से बैठे हुए थे। वो कई महीनों से माया डोलस, दिलीप बुवा और उनके साथियों के पीछे लगे हुए थे, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन इसी बीच उन्हें एक फोन आता है और अचानक उनका चेहरा खिल उठता है। उन्हें पता चलता है कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 5 में माया डोलस और दिलीप बुवा अपने कुछ साथियों गोपाल पुजारी, राजू नतकर्णी, अनिल पवार, अनिल खूबचंदानी और विजय चकोर के साथ मौजूद हैं। इस इनपुट के बाद ए खान फैसला करते हैं कि आज का ही दिन माया डोलस और उसके गिरोह का आखिरी दिन होगा। इसके बाद बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में एकदम से हलचल काफी तेज हो जाती है और ए खान बिना देर किए 17 पुलिस वालों की एक स्पेशल टीम तैयार करते हैं, जिसमें उनके अलावा 3 इंस्पेक्टर्स, 6 सब इंस्पेक्टर्स और 7 कांस्टेबल्स थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में केवल 5 बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, जबकि ऑपरेशन पर जाने वाले पुलिस वालों की संख्या 17 थी। लेकिन फिर भी बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इंतजाम करने का इंतजार नहीं किया जाता और जल्दी जल्दी हथियार और एम्यूनेशन इकट्ठा कर पुलिस टीम सुबह के 11:30 बजे लोखंडवाला की ओर रवाना हो जाती है। इस दौरान पुलिस वालों ने सादा कपड़े पहन रखे थे ताकि किसी को उनके ऑपरेशन की भनक ना लग पाए। कुछ देर बाद जैसे ही ए खान अपनी टीम के साथ लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं, वो स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 5 के लेआउट का अच्छे से मुआयना करते हैं। फ्लैट नंबर 5 ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था, जिसके 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा बाहर की ओर खुलता था, जबकि दूसरा दरवाजा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ खुलता था। इस लेआउट को ध्यान में रखते हुए ए खान ऑपरेशन को प्लान करते हैं और अपनी टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहली टीम में इंस्पेक्टर M.A. कावी, झुंझुनराव घरल और सुनील देशमुख शामिल थे, जो बाहर की ओर खुलने वाले गेट पर तैनात होने वाले थे, जबकि दूसरी टीम में प्रमोद राणे, राजा मांगड़े और इकबाल शेख शामिल थे, जो सीढ़ियों की ओर खुलने वाले गेट पर तैनात होने वाले थे। इसके अलावा तीसरी टीम, जिसमें 11 पुलिस वाले शामिल थे, वो इन दोनों टीम्स को कवर देने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने कंपाउंड में पोजीशन ले रखी थी। प्लानिंग पूरी होने के तुरंत बाद पहली और दूसरी टीम गैंगस्टर्स के फ्लैट नंबर 5 पर धावा बोल देती है। इंस्पेक्टर कावी अपनी टीम के झुंझुनराव घरल और सुनील देशमुख के साथ आगे बढ़ते हुए दरवाजा तोड़ देते हैं और फ्लैट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस दौरान फ्लैट के अंदर माया डोलस और दिलीप बुवा के साथ 5 और लोग मौजूद थे। दरवाजा टूटने और 3 पुलिस वालों के अंदर घुसने के बीच ये 7 लोग अपनी बंदूकें उठा लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच अंधाधुंध गोलीबारी होने लगती है और इसी बीच झुंझुनराव घराल को गोली जा लगती है। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी, इसलिए वो खून से लथपथ होकर वही गिर पड़ते हैं। ऐसे में सुनील देशमुख और इंस्पेक्टर कावी ही जवाबी फायर कर पाते हैं, लेकिन तभी एक गोली इंस्पेक्टर कावी के दाहिने हाथ को छूती हुई निकल जाती है और वो भी घायल हो जाते हैं। ऐसे में उनको मजबूरन बैक स्टेप लेना पड़ता है और गंभीर रूप से घायल हो चुके झुंझुनराव घराल को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जहां ये शूट आउट चल रहा था वो एक रेजिडेंशियल एरिया था। आसपास कई अपार्टमेंट्स और घर बने हुए थे। ऐसे में लगातार गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा था और लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक गए थे। जल्द ही इसकी खबर मीडिया को भी पता चलती है और मीडिया वाले भी भागकर मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद आगे का पूरा एनकाउंटर कैमरास पर रिकॉर्ड होने लगता है। ये मुंबई पुलिस का पहला एनकाउंटर
एनकाउंटर था जो लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस तरह इस शूटआउट की खबर धीरे धीरे पूरे मुंबई में फैलने लगी। पुलिस के 2 लोग घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस वहां मुस्तैदी के साथ डटी हुई थी और ए खान ने हेडक्वार्टर से एडिशनल पुलिस फोर्स को भी मौके पर आने को कह दिया था। पुलिस लगातार लाउडस्पीकर से माया डोलस, दिलीप बुवा और उनके साथियों को सरेंडर करने को कह रही थी, लेकिन जवाब में अंदर से सिर्फ गोलियों और माया डोलस की गंदी गंदी गालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते ये शूटआउट काफी लंबा खिंचता जा रहा था और पुलिस और गुंडों दोनों का सब्र जवाब दे रहा था। इसी बीच बचने की उम्मीद में दिलीप बुवा अपने एक साथी के साथ पुलिस पर जबरदस्त फायरिंग करते हुए अपनी कार की तरफ भागने लगता है, लेकिन फ्लैट के बाहर खड़ी पुलिस की एक दूसरी टीम दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चला देती है, जिससे थोड़ी ही देर में दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी स्वाति बिल्डिंग पहुंच जाती है और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। अपने सबसे अच्छे दोस्त दिलीप बुवा के मरने से माया डोलस को गहरा झटका लगा था। साथ ही पुलिस की भारी तैनाती से अब उसको बिल्डिंग से जिंदा बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फ्लैट के अंदर होने की वजह से उसे और उसके साथियों को पुलिस की पोजीशनिंग की भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब काफी समय बीत गया तो गैंगस्टर गोपाल पुजारी और राजू नतकर्णी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पहले ही तैयार बैठी पुलिस की टीम दोनों का पीछा करते हुए उन्हें फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते मार गिराती है। अब तक 4 गैंगस्टर्स मारे जा चुके थे और अब फ्लैट में केवल माया डोलस, अनिल पवार और अनिल खूबचंदानी ही जिंदा बचे थे। देखते ही देखते इस शूटआउट को शुरू हुए कई घंटे बीत चुके थे और अब माया डोलस का सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए वो भी भागने का प्लान बनाता है और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों के सहारे भागने लगता है। इस दौरान माया डोलस ने अपने हाथों में AK-47 राइफल थाम रखी थी और वो भागते भागते अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। माया डोलस पुलिस वालों पर लगातार गोलियां चलाने के साथ साथ उन्हें लगातार गालियां भी दे रहा था, इसलिए पुलिस वाले भी उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और माया डोलस मारा जाता है। पुलिस ने अकेले माया डोलस को 100 गोलियां मारी थी, जिससे उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में अनिल पवार और अनिल खूबचंदानी भी ढेर हो जाते हैं। फ्लैट नंबर 5 दोनों ओर से हुई गोलीबारी से पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। दीवारें गोलियों से छलनी हो गई थी, टीवी स्क्रीन टूटा हुआ था और चारों तरफ गोलियों के कई खोखे और खून फैला हुआ था। इस तरह ये शूटआउट करीब 4 घंटे तक चला और इस दौरान पुलिस की तरफ से 450 राउंड गोलियां फायर की गई थी, जिसके चलते 7 गैंगस्टर्स मारे गए जबकि 2 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शूटआउट के लिए पुलिस को शाबाशी से ज्यादा बदनामी और सवालों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे सवाल थे जिनकी वजह से पुलिस की भूमिका पर उंगलियां उठने लगी। मुठभेड़ के दौरान दिलीप बुवा के साथ फ्लैट से बाहर निकलने वाले शख्स की पहचान एक पुलिस कांस्टेबल विजय चकोर के रूप में हुई। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर एक पुलिस वाला गैंगस्टर्स के साथ क्या कर रहा था? क्या वो मुंबई पुलिस का भेजा गया इन्फॉर्मर था जो माया डोलस की जानकारी निकालने आया था, लेकिन पुलिस उसे क्यों बचा नहीं पाई? या फिर वो कांस्टेबल माया डोलस के लिए ही काम करता था? इसका मुंबई पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। इसी के साथ ये भी सवाल उठा कि दिलीप बुवा और माया डोलस का एनकाउंटर दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी मोल लेने के तुरंत बाद ही क्यों हुआ और इतने दिन तक पुलिस उसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाई थी? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर उठी कि पुलिस को ये टिप खुद दाऊद ने ही दी थी। जिस फ्लैट में माया डोलस और उसके साथी छिपे थे वो दाऊद के एक करीबी का था, इसलिए इस थ्योरी को और भी ज्यादा बल मिला। ऐसा भी आरोप लगा कि माया डोलस और उसके साथी सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी उनका जबरदस्ती एनकाउंटर किया। इन सब के अलावा पुलिस पर सबसे गंभीर आरोप ये लगा कि उस दिन माया डोलस के उस फ्लैट से पुलिस को 70 लाख रुपए हाथ लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गवर्नमेंट के पास जमा करवाने के बजाय आपस में बांट लिया। इन तमाम सवालों की वजह से इस एनकाउंटर को लेकर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई और इसमें शामिल पुलिस वालों की भूमिका की भी जांच की गई, लेकिन आगे की जांच में पुलिस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए। कहा जाता है कि एनकाउंटर के तुरंत बाद इसमें शामिल सभी ऑफिसर्स के नाम गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए रिकमेंड किए गए थे, लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से किसी को भी कोई अवार्ड नहीं मिला। इस दौरान सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी ACP AA खान की भूमिका को लेकर रही। उन पर करप्शन और इस शूटआउट को दाऊद के इशारे पर अंजाम देने का आरोप लगे। इसके अलावा 1993 कम्युनल राइट्स के दौरान भी धर्म के आधार पर उनके द्वारा भेदभाव करने की बातें सामने आई। इसका नतीजा ये हुआ कि जब महाराष्ट्र की सत्ता में
बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार आई तो ए खान को एडीजीपी पर प्रमोट होने से रोक दिया गया, जिससे थक हार के ए खान तय समय से पहले ही रिटायर हो गए और जनता दल ज्वाइन कर राजनीति में कूद पड़े। साल 2007 में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने लोखंडवाला एनकाउंटर पर बेस्ड शूट आउट एट लोखंडवाला नाम की एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में एसीपी ए खान का किरदार संजय दत्त ने निभाया, जिन्हें माया डोलस अपना फेवरेट एक्टर मानता था। इस फिल्म में माया डोलस का किरदार विवेक ओबरॉय ने निभाया। हालांकि ये फिल्म रिलीज होते ही विवादों में फंस गई, जिससे ये एनकाउंटर एक बार फिर से चर्चा में आ गया था। दरअसल फिल्म में माया डोलस की मां को उसे क्रिमिनल वर्ल्ड में और बड़ा नाम बनने के लिए उकसाते हुए दिखाया गया था, लेकिन माया डोलस की मां रत्नप्रभा डोलस का कहना था कि उसने हमेशा अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए एनकरेज किया था। फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाकर वो इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए कोर्ट चली गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिल्म पर रोक नहीं लगाई और फिल्म सिनेमा घरों में चलती रही। इसलिए इतने साल बीत जाने के बाद भी लोखंडवाला एनकाउंटर की आज भी काफी बात की जाती है। अगर आपको अंडरवर्ल्ड से जुड़ी ये कहानी पसंद आई है तो आप मुंबई माफिया से जुड़ी हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।